सृजनात्मकता की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। जब एक व्यक्ति असंबंधित चीज़ों में कोई नए संबंधों की परिकल्पना करता है तो वह सृजनशील माना जाता है। सृजनात्मकता मूल रूप से नए विचारों के सृजन, विकास एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया है। इसके लिए कई अवस्थाओं से गुजरना आवश्यक होता है। सृजनात्मकता की संपूर्ण प्रक्रिया को हम निम्न चरणों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला चरण, विचारों उत्पत्ति के प्रति स्वीकारात्मक अभिवृत्ति, फेवरेबल एटीट्यूड टूवर्ड आइडिएशन। सृजनात्मकता अंतःशक्ति का अधिकतम उपयोग करने के लिए ये जरूरी होता है कि विचारों की स्वतंत्रता के प्रति व्यक्ति का सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। कई विचार प्रारंभ में अव्यवहारिक दिखते हैं, किंतु सृजनशील विचारक कभी भी उनके प्रति ऋणात्मक प्रतिक्रिया नहीं करता है। मानसिक सुस्ती, अपरिपक्व निर्णय तथा सांस्कृतिक अवरोधों से नए विचारों का गला घुट जाता है। व्यक्ति की शिक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, विगत अनुभव, आदतों, मित्रों के दृष्टिकोण आदि का भी नए विचारों की उत्पत्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब कोई नया विचार व्यक्ति की चिंतन शैली अथवा उसकी आदतों के प्रारूप के प्रतिकूल होता है तो यहाँ उसकी निंदा की जाती है अथवा उसकी उपेक्षा की जाती है। इस प्रकार की भावना से नए विचारों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने लगती है। दूसरा चरण है समस्या निर्धारण अथवा समस्या सचेतना, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम सेंसिटिविटी। सृजनशील विचारक सबसे पहले ये तय करता है कि वास्तविक समस्या क्या है अथवा किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नए विकल्पों की आवश्यकता है। विचारक उन विभिन्न बाधाओं का भी निर्धारण करता है जो कि श्रेष्ठ योजना की डिजाइनिंग के दौरान उत्पन्न हो सकती है। उद्देश्यों के उचित निर्धारण से सृजनात्मक प्रयासों में तेजी लाई जा सकती है। जॉर्ज आर टेरी कहते हैं कि सृजनात्मकता तब अधिक प्रभावशाली हो जाती है जबकि विचारों की आवश्यकता अथवा उसके कारणों को ज्ञात कर लिया जाता है। निरुद्देश्य नए विचारों की खोज करना एक निराशाजनक कार्य होता है। विचार किसी भी लक्ष्य अथवा नियोजन प्रयास से जुड़ा होना चाहिए। समस्या के प्रति संवेदनशील होकर समस्या के प्रत्येक पहलू पर प्रयासों को केंद्रित किया जा सकता है। इससे इसी दिशा में भी प्रयास को बढ़ाया जा सकता है। इस चरण को समस्या बोध भी कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में विचारक को यह स्पष्ट हो जाता है कि उसी की समस्या पर कार्य करना है। तीसरा चरण है सूचनाओं का संकलन, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। जब समस्या का निर्धारण हो जाता है तो उसका उचित समाधान ढूंढने के लिए अधिक से अधिक सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जाता है। वस्तुतः नए विचारों का जन्म विभिन्न विचारों, अनुभवों, ज्ञान, व्यक्तिक अवलोकन, प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ वार्ताओं, व्यापक पठन, चिंतन की पृष्ठभूमि से होता है। इसके अतिरिक्त नवीन विचारों की उत्पत्ति में रेडियो, टेलीविज़न, यात्राओं के अनुभवों, विभिन्न संस्थाओं के साथ संबंधों आदि की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चौथा चरण है, तीसरा चरण में है सूचनाओं संकलन में। सूचनाओं संकलन समस्या के प्रत्येक पहलू के संबंध में किया जाना चाहिए। सूचनाओं के विस्तृत संकलन में से ही उपयोगी व नवीन विकल्पों की खोज की जा सकती है। जेम्स स्टोनर कहते हैं कि यह चरण सृजनात्मकता की तैयारी तथा सूचनाओं के निमंजन से संबंधित है। निमंजन इमर्सन, इसे विभिन्न तथ्यों का संग्रहण किया जाता है, मूल्यांकन नहीं। विभिन्न सूचना कोषों के आधार पर ही नए विचारों को खोजा जा सकता है। जॉर्ज आर टेरी भी कहते हैं कि विचारों की उत्पत्ति शून्य में से नहीं होती है। आइडियाज आर नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ ए वैक्यूम। अतः सूचनाओं का एक व्यापक भंडार एकत्रित किया जाना चाहिए। चौथा चरण है सक्रिय चिंतन अथवा विचार प्रवाह, एक्टिव थॉट और आइडिया फ्लुएंसी। समस्याएं, लक्ष्य का निर्धारण करने तथा सूचनाओं का संग्रहण करने के पश्चात नए विचारों की खोज की जाती है। ये एक कठिन मानसिक प्रक्रिया है जिसके कई रूप हो सकते हैं। विचारों की उत्पत्ति के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। इससे नए नए विचारों को प्राप्त करना संभव होता है। इस अवस्था में कल्पना, विश्लेषण, तर्क, बौद्धिक मंथन, संबंधीकरण, वैचारिक झंझावात आदि का प्रयोग करते हुए नए नए विचारों को आने दिया जाता है। इन विचारों का मूल्यांकन किए बिना इसका संग्रहण किया जाता है
इस चरण में विचारों के अच्छे या बुरे होने पर ध्यान दिए बिना उनकी संख्या में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। विचारों का उनकी उत्पत्ति के समय कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है। जॉर्ज आर टेरे ने विचारों के प्रवाह को बढ़ाने तथा सक्रिय चिंतन को गति देने के लिए कुछ बातों का उल्लेख किया है जो निम्न प्रकार से हैं। पहली, नए विचारों को नोट कर लिया जाना चाहिए ताकि वे विस्मृत न हो जाए, यानी अपन भूल नहीं जाए। ये विचार पकड़ का ढंग है। विचारों को पकड़ने का सही समय तब होता है जब ये मस्तिष्क में आए। विचारों को नोट करने के लिए एक विचार फाइल तैयार कर लेनी चाहिए। विचार करने का एक समय एवं स्थान निर्धारित किया जाना चाहिए। विचारों की उत्पत्ति के लिए प्रश्नकारी दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा होनी चाहिए। इस ढंग से क्यों किया गया, क्या ये वास्तव में आवश्यक है, क्या ये विकल्प उचित नहीं है, आदि प्रश्न पूछे जाने चाहिए। विचारों में आपसी संबंध बनाया जाना चाहिए और विचारों में आपसी संबंध बनाया जाना चाहिए और साथ ही पुनर्रचना, प्रतिस्थापन, परिवर्तन, वृद्धियाँ, कमी आदि करके विचारों के प्रारूप को बदला जाना चाहिए। प्रत्येक विचार के लक्षण का विश्लेषण किया जाना चाहिए। विचारों के सर्जन की तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। विचार के गहन अर्थ एवं तात्पर्य को समझा जाना चाहिए। आकस्मिक घटनाओं को भी विचार उत्पत्ति का आधार बनाया जा सकता है। और पांचवा चरण है उद्भवन या गर्भाधान विधि, इंक्यूबेशन या गेस्टिनेशन। नए नए विकल्पों की खोज करते हुए जब कोई एक उपयुक्त समाधान हाथ नहीं लगता है तो कुछ समय के लिए चेतन मस्तिष्क को विश्राम दे दिया जाता है, किंतु व्यक्ति का अचेतन मस्तिष्क सदैव सक्रिय होता है। कई बार जटिल समस्याओं के उपयुक्त हल अचेतन मन के द्वारा ही खोजे जाते हैं, किंतु इसके लिए चेतन मस्तिष्क को तनाव से मुक्त किया जाना आवश्यक है तथा मूल समस्या से कुछ समय के लिए ध्यान हटा लिया जाना चाहिए। अचेत मन के कई समर्थी कोष होते हैं जिनमें असंख्य तथ्यों, सूचनाओं का संग्रह होता है। चेतन मन के विश्राम में जाते ही अचेतन मन पूर्ण ऊर्जा के साथ समस्या समाधान खोजने में संलग्न हो जाता है। इस प्रकार जब हम विश्राम, नींद या किसी भी अन्य कार्य में लगे होते हैं तो हमें समस्या का उपयुक्त हल नहीं मिल जाता है। इस स्थिति को अचेतन मस्तिष्क कार्रवाई भी कहा जाता है। कई रचनात्मक विकल्प विचार इस उद्भवन अवधि में ही जन्म लेते हैं, अतः इसे समस्या पर सोना, स्लीपिंग ऑन द प्रॉब्लम भी कहा जाता है। उद्भवन की अवधि में विचारों का उष्मायन होता है। विचार चिंतन की आग में पकते हैं तथा परिपक्व होने पर सृजनात्मक हल अचेतन मन से चेतन मस्तिष्क तक आ जाता है। विचार की उद्भव की अवस्था प्रत्येक समस्या का हल प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। कई बार उद्भवन के बिना भी समस्या के हल मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाते हैं। छठा चरण है नए विचारों का प्रबोधन, इल्यूमिनेशन ऑफ न्यू आइडिया। इस चरण में अकस्मात नए विचार अथवा हल अर्थात सृजनात्मक विचार की उत्पत्ति मस्तिष्क में होती है। इसी नवीन विचार का प्रबोधन या प्रदीपन कहा जाता है। ये स्थिति अचानक बिजली कौंधने की भांति होती है। जिस प्रकार आकाश में बिजली चमकती है, ठीक उसी प्रकार मस्तिष्क में अचानक कोई नवीन विचार उत्पन्न हो जाता है, लेकिन ये पूर्व की सभी अवस्थाओं का परिणाम होता है। नए विचार के प्रबोधन का कोई समय निश्चित नहीं होता है। ये समय कुछ मिनटों से लेकर कई माह तक हो सकता है। ये समझनीय है कि कोई भी विचारक विचारों को बलपूर्वक नहीं ला सकता है, किंतु वह घृणशील बनकर विचारों के प्रकट होने में सहायक हो सकता है। किसी सृजनात्मक विचार की प्रदीप्ति के लिए पर्याप्त चिंतन के पश्चात केवल प्रतीक्षा की जा सकती है। सृजनात्मक विचार तब शीघ्र प्रकट हो सकते हैं जब उनकी आशा नहीं रखी जाती है। कई बार चलते फिरते, खाते, सोते, संगीत सुनते अथवा तैरते, अनर्गल बातचीत करते वक्त ही अन्यास कोई सृजनात्मक विचार मस्तिष्क में प्रकट हो जाता है। वस्तुतः जब व्यक्ति में नए विचार के प्रति चिंतित नहीं होता है अथवा जब वह उसके बारे में कोई चिंतन नहीं कर रहा होता है, तब अनोखे, उत्पादक, सृजनात्मक, मूल्यवान विचार मस्तिष्क में कौंध जाते हैं। यह माना जाता है कि जब व्यक्ति समस्या पर काफ़ी कार्य कर चुकता है तो अचेतन मन नवीन विचार को हल का चेतन मस्तिष्क पर प्रकट करने के लिए अचानक धक्का देता है। सातवां चरण है विचार का उपयोग अथवा विचार उपलब्धि, एप्लीकेशन ऑफ आइडिया और आइडिया अटेनमेंट। किसी नवीन विचार की प्राप्ति के पश्चात उसका व्यवहार में उपयोग किया जाना आवश्यक होता है। किसी भी सृजनात्मक विचार की सार्थकता तभी होती है जब वह उसके आधार पर
नवप्रवर्तन किया जाए, अर्थात उसके लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसका उपयोग किया जाए। उदाहरण के लिए नए विचार से नए उत्पाद, नई तकनीक, नई प्रणाली विकसित की जा सकती है। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया की व्यावहारिक अवस्था है। इस चरण को सत्यापन का चरण भी माना जाता है, यानी स्टाइल ऑफ वेरिफिकेशन। नवीन विचार या समाधान को व्यवहार में लागू करके ही उसकी नवीनता, सत्यता को परखा जा सकता है। ये प्रयोग अवस्था है। नवीन विचारों के सत्यापन के लिए इस स्थिति में पर्याप्त धैर्य व दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। कई बार कुछ नवीन विचार प्रारंभ में असत्य, अव्यावहारिक तथा निरर्थक लग सकते हैं, किंतु व्यवहार में वे सच, न्यायसंगत या प्रामाणिक सिद्ध हो सकते हैं। इस चरण में पर्याप्त कार्यकुशलता, विवेक तथा पूर्वानुमान क्षमता की आवश्यकता होती है। इस चरण में भी नवीन विचार या समाधान को व्यवहार में लाने के सही ढंग खोजने के लिए सृजनात्मकता उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार इन सभी अवस्थाओं से गुजरकर ही सृजनात्मकता की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। अब है प्रबंध में सृजनात्मकता की आवश्यकता एवं महत्व है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी इन मैनेजमेंट। प्रबंधक को सदैव नवीन परिवर्तनों की खोज एवं प्रबंध करना होता है। नवीन उत्पादों, नई तकनीकों, नई विवेचनाओं, नई कार्य पद्धतियों तथा अन्य कई नई नव परिवर्तन कार्यों के द्वारा ही प्रबंधक उच्च लाभ प्राप्त कर सकता है तथा प्रतिस्पर्धा में सदैव आगे रह सकता है। क्लेमेंट गिलर्मिट के अनुसार प्रबंध में तथ्य की खोज से ज़्यादा महत्वपूर्ण विचारों की खोज है। नवीन विचारों से ही सही योजनाएं, ठोस निर्णयों, कार्यशील कार्य पद्धतियों, उपयोगी कार्यक्रमों व प्रतिस्पर्धी नीतियों का निर्माण कर पाना संभव होता है। सृजनशील कर्मचारी प्रबंध में सदैव लाभों का खजाना सिद्ध होते हैं, जबकि असृजनात्मक प्रबंध के लिए एक अभिशाप बन सकती है। सृजनात्मकता के फलस्वरूप प्रबंध में नवीनता, गतिशीलता व नई चीज़ों के प्रति ग्रहणशीलता बनी रहती है। सच्चा प्रबंधक नई चीज़ों, नए परिवर्तनों का लालची होता है। वह सदैव नवीन विचारों को प्रोत्साहित करता है। प्रबंध में सृजनात्मकता की आवश्यकता एवं महत्व को हम निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, अस्तित्व रक्षा के लिए आवश्यक, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। कोई भी व्यवसाय संगठन जो पुराने उत्पादों, पुरानी प्रणालियों अथवा पुराने यंत्रों से ही चिपका रहता है तथा नवीन परिवर्तनों का स्वागत नहीं करता है, वह शीघ्र ही व्यावसायिक प्रतियोगिता से बाहर होकर अपने अस्तित्व को खतरे में डाल देता है। सृजनात्मकता के कारण नई चीज़ों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा लाभ महत्व है व्यक्तिगत विकास का आधार, बेसिस फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट। सृजनात्मक होना एक स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण एवं उसके स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। संगठन में उपयुक्त वातावरण का निर्माण करके व्यक्ति की सृजनात्मकता क्षमता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तीसरा लाभ है संगठन का नवीनीकरण, रिन्यूअल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब व्यावसायिक संगठन में नए विचारों, नए उत्पादों, नई तकनीकों, नई सेवाओं की खोज में सृजनात्मकता का उपयोग करता है तो उसका संपूर्ण स्वरूप नया हो जाता है। सृजनात्मकता के द्वारा पुराने ढांचे व प्रणाली में नवीनता का संचार किया जा सकता है। जीवन क्षमता का विकास। सृजनात्मक संगठनों में जीवन क्षमता योग्यता विकसित हो जाती है। अपने नए उत्पादों, नए कार्य प्रणाली में नई शैली के कारण अधिक लाभ कमाने में सक्षम होते हैं। वो व्यावसायिक जगत में अधिक व्यवहारिक बन जाते हैं। नए विचारों की प्राप्ति से संगठन अधिक प्रगति करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। व्यक्तित्व निर्माण, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने से कर्मचारियों को अपने व्यक्तित्व निर्माण में सहायता मिलती है। वे अपने ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, सहचेतना, परिकल्पना शक्ति, वैचारिक लोच, अवबोध आदि में सुधार कर पाते हैं। उनका दृष्टिकोण निर्माणकारी व रचनात्मक हो जाता है। मतभेदों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। संगठनात्मक जीवन का एक भाग है। संगठन में उत्पन्न होने वाले मतभेदों, तनावों, संघर्षों तथा मनमुटावों को दूर करने में सृजनात्मक विचार अत्यंत आवश्यक होते हैं। एक प्रबंधक इन्हें दूर करने के लिए नए व श्रेष्ठ ढंग खोज सकता है। सृजनशील विचारों के द्वारा उत्पादन बाधाओं को सरलता से दूर किया जा सकता है। परिवर्तनों का पूर्वानुमान, टू एंटिसिपेट चेंजेज। सृजनात्मकता संगठन में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का पूर्वानुमान करने में भी सहायक होती है। आज के जटिल वातावरण में बाजारों में व्यावसायिक दशाओं में तेज़ी से अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। इससे पुराने उत्पाद, तकनीक, पुरानी उत्पादन विधियाँ बेकार हो जाती है।
अतः ऐसी गतिशील, उपद्रवी तथा जटिल होने वाले वातावरण में जोखिम को न्यूनतम करने के लिए सृजनात्मकता के द्वारा ही नए परिवर्तन का पूर्वानुमान किया जा सकता है। श्रेष्ठ संप्रेषण। हिक्स में गुलेट के का मत है कि जो वातावरण सृजनता को प्रोत्साहित करता है वह संप्रेषण को भी श्रेष्ठ बनाता है। जब कर्मचारी रचनात्मक सुझावों में सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं तो वे अपने संगठन की कमियों व शक्तियों को प्रबंधन के सामने रखने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे प्रबंधकों को अपने संगठन के बारे में कर्मचारियों के विचारों का ज्ञान हो जाता है और समूह सृजनात्मकता की तकनीक के प्रयोग से भी सदस्यों के बीच संप्रेषण बढ़ता है, सामाजिक बाधाएं दूर होती है तथा सहयोग बढ़ता है। प्रबंध प्रतिभा का ज्ञान। रिकॉग्नाइजिंग मैनेजमेंट टैलेंट। जब कर्मचारियों को सृजनशील विचारों के लिए प्रेरित किया जाता है तो प्रबंध क्षमता रखने वाले कर्मचारियों की पहचान सरल हो जाती है। उनके विचारों व सुझावों के आधार पर भावी प्रबंधकों का चयन किया जा सकता है। अच्छे कर्मचारियों को पदोन्नत किया जा सकता है तथा प्रबंध के निर्णयों में सम्मिलित किया जा सकता है। फर्म के साथ एकीकरण। आइडेंटिफिकेशन विद द फर्म। जब कर्मचारी नए विचारों को विकसित करता है तो वह स्वतः ही फर्म की ख्याति, उसकी समस्याओं, उसके लक्ष्यों से जुड़ जाता है। वह फर्म के प्रति एकीकृत हो जाता है। उसमें संयुक्त हितों व सामूहिक दायित्व की भावना का विकास होता है। हिक्स और गुलेट कहते हैं कि सृजनात्मकता तथा फर्म के साथ पहचान साथ साथ चलते हैं। अन्य लाभ भी है, जैसे सृजनात्मकता से कर्मचारियों व प्रबंधकों की मानसिक योग्यता, जिज्ञासा व विचार क्षमता का सही उपयोग होता है। इससे चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को भी पूरा करना सरल हो जाता है। संगठन में नए विचारों का प्रभाव बना रहता है। इससे संगठन में नव प्रवर्तन विचारों के वाणिज्यकरण को प्रोत्साहन मिलता है और संस्था में कर्मचारियों का दृष्टिकोण रचनात्मक हो जाता है और कुछ व विध्वंसक क्रियाएं रुक जाती है। सृजनात्मकता संगठन को प्रगतिशील बनाती है। इन सब पक्ष से स्पष्ट होता है कि सृजनात्मकता की प्रबंध के में अत्यंत आवश्यकता होती है। साइमन माजरो लिखते हैं कि प्रबंध प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू में सृजनात्मकता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तव में सृजनात्मकता को मानव क्रियाओं के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के नए एवं श्रेष्ठ हल के लिए कोई कच्चे माल की भांति है। नए उत्पादों का विकास, मूल्य नीतियों के निर्माण, बाजार अनुसंधान और मध्यस्थ, लागत गणना, विक्रय श्रृंखलाओं के निर्माण, विज्ञापन, उत्पादन प्रक्रिया आदि विभिन्न कार्यों में सृजनात्मकता की गहन आवश्यकता होती है। धन्यवाद।